गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हमने उत्तर मुगल काल को शुरू किया था और उत्तर मुगल काल में सबसे पहला जो हमारा सेक्शन था या हमारा जो पार्ट था वो था बंदा सिंह बहादुर के द्वारा मुगलों के ऊपर जो आक्रमण किया गया। तो बंदा सिंह बहादुर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया ही था कि बंदा सिंह बहादुर जो हिंदू थे, इनका जन्म जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बच्चों, सिखों के प्रथम राजा भी बंदा सिंह बहादुर को ही माना गया है। गर्भवती हिरण का शिकार किए जाने के बाद दुखी होकर इन्होंने घर को त्याग कर सन्यास के रास्ते पर चलने का मन बना लिया था। सन्यासी बनते ही इनका नाम बंदा बैरागी हो जाता है और महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे ये अपने आश्रम की नींव रखने का काम करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जब एक दिन इनके आश्रम में जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बंदा सिंह बहादुर को समझाया जाता है और इनको सन्यास के रास्ते से निकाल कर युद्ध मैदान में भेजने का काम गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने मेरे बच्चों आशीर्वाद के तौर पर इनको 5 तीर भी देने का काम किया था और गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा सिंह बहादुर ने युद्ध मैदान चुनने का काम किया और मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू किया। मुगलों के खिलाफ लड़ाई को शुरू करने के लिए 1709 ईस्वी के अंदर हरियाणा के सोनीपत के सिहरी खांडा नामक गांव के अंदर मुगलों से लड़ने के लिए इसने अपना एक सैनिक मुख्यालय स्थापित करने का काम किया था। तो इन्हीं बातों से कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों आपको याद रखना है 1709 ईस्वी। और 1709 ईस्वी में आपको लिखना है कि मुगलों के खिलाफ लड़ाई हेतु सोनीपत के सिहरी खांडा गांव को मेरे बच्चों सैनिक मुख्यालय बनाने का काम किया था। सैनिक मुख्यालय बनाने का काम किया था किसने? बंदा सिंह बहादुर ने। और 1709 में ही बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ सोनीपत की लड़ाई लड़ने का काम किया था। ठीक है, 1709 के अंदर सोनीपत में मेरे बच्चों मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का इन्होंने क्या किया था? सर काम किया था। बात करें 1710 की, तो 1710 ईस्वी में मेरे बच्चों इन्होंने सरहिंद के ऊपर कब्जा किया। सरहिंद पंजाब के अंदर है। और सरहिंद के ऊपर आक्रमण करके इन्होंने वजीर खान को पराजित किया था। औरंगजेब का ही बच्चों ये सैनिक रहा वजीर खां। इस वजीर खां को पराजित करने का काम किया था।
1710 के अंदर ही बात करें तो बंदा सिंह बहादुर और एक मुगल फिरोज के बीच फिरोज की सेना द्वारा करनाल और तरावड़ी के बीच, हरियाणा का करनाल और करनाल का ही कस्बा है तरावड़ी, बंदा सिंह बहादुर को पराजित किया गया बच्चों। और फिरोज के साथ बंदा सिंह बहादुर ने 3 लड़ाइयां लड़ी थी। तीनों की तीनों लड़ाई मेरे बच्चों बंदा सिंह बहादुर जो हैं वो हार गए थे। बात करें 1710 ईस्वी में ही फिर इन्होंने लोहगढ़ की तरफ कूच किया था और लोहगढ़ की लड़ाई को जीतने का काम किया। लोहगढ़ नाम की जो जगह है वो यमुनानगर के अंदर है और यहां पर बना हुआ एक किला, इसी के ऊपर बंदा सिंह बहादुर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। लोहगढ़ के किले के ऊपर जब अधिकार कर लिया जाता है तो लोहगढ़ का जो किला है बच्चों, जो यमुनानगर के अंदर है, इस किले को सिखों की राजधानी के रूप में घोषित करने का काम बंदा सिंह बहादुर ने किया था। तो लोहगढ़ का किला वो किला है जहां पर सिखों के ऊपर शासन किया जाना शुरू किया जाता है और जहां से शासन किया जाता है उसी को कैपिटल, उसी को राजधानी बोलते हैं। तो लोहगढ़ का जो किला होगा ना मेरे बच्चों, इसे विश्व में सिखों की पहली राजधानी माना जाता है। और सिखों की जब पहली राजधानी ये है तो राजा कौन होंगे सिखों के पहले राजा, बंदा सिंह बहादुर। तो विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी लोहगढ़ का किला, ठीक है। और लोहगढ़ के किले को किसने राजधानी बनाया, बंदा सिंह बहादुर ने। इसको राजधानी घोषित करने वाला व्यक्ति कौन था, बंदा सिंह बहादुर। बच्चों 1715 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगले ही साल जब बंदा सिंह बहादुर ने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था तो मेरे बच्चों मुगलों के एक सैनिक के द्वारा इनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और 1716 में इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। 1716 में क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। बच्चों जिस गांव को इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिक मुख्यालय के रूप में स्थापित किया था, वहीं पर वर्ष 2018 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर के सम्मान में एक प्रतिमा भी स्थापित की गई, जिसे हम बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा टिहरी खांडा गांव में स्थापित की गई बच्चों। सोनीपत में स्थापित की गई। तो ये बंदा सिंह बहादुर के बारे में आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे बंदा सिंह बहादुर के बाद नेक्स्ट अहीरवाल साम्राज्य के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा अहीरवाल साम्राज्य। अहीरवाल साम्राज्य। मेरे बच्चों अहीरवाल जो क्षेत्र है ये हरियाणा का दक्षिणतम क्षेत्र है। और इसी हरियाणा के दक्षिणतम क्षेत्र को हम अहीरवाल के नाम से पढ़ रहे हैं। इस अहीरवाल क्षेत्र का जो विस्तार है आपको हरियाणा के साथ साथ राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा। हरियाणा और राजस्थान इन दोनों राज्यों में आपको अहीरवाल क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। और हरियाणा में अहीरवाल का जो विस्तार है मेरे बच्चों रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है, ठीक है। अहीरवाल लोगों के अंदर हम यदि बात करें अहीर शासकों की, तो मेरे बच्चों अहीर शासकों में हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है राव रूड़ा सिंह का। किसका नाम आता है सर? राव रूड़ा सिंह का नाम आता है। तिजारा के ये शासक थे और तिजारा के शासक राव रूड़ा सिंह को माना जाता है सबसे पहला शासक अहीरवाल क्षेत्र के अंदर। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चों राव मित्तर सेन। कौन आते हैं? राव मित्तर सेन। तो ये दूसरे शासक हुए हैं राव मित्तर सेन। तीसरे जो शासक हुए हैं वो राव राम सिंह। उसके बाद हम पढ़ेंगे राव सहबाज सिंह। उसके बाद हम पढ़ेंगे राव नंदराम, जो हमने औरंगजेब के समय भी पढ़ा।
राव नंदराम अहीर, जिन्होंने हाथी सिंह बड़गुज्जर को गिरफ्तार करके औरंगजेब को सौंपने का क्या किया था, काम किया था बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे राव बालकिशन। और राव बालकिशन के समय ही मैं आप लोगों को नादिर शाह का आक्रमण पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट होंगे राव गुजरमल। उसके बाद हम पढ़ेंगे राव भवानी सिंह। यह अहीर शासकों के बारे में बता रहा हूं। राव गुजरमल के बाद राव भवानी सिंह, और राव भवानी सिंह के बाद जो आएंगे वो आएंगे तेज सिंह। राव तेज सिंह के बाद राव तुलाराम। राव तुलाराम के ही भाई राव गोपाल देव, राव कृष्ण गोपाल। तो राव तुलाराम तक ही हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे शासक आपके अहीर शासक हुए हैं, तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको राव रूड़ा सिंह से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, फिर राव मित्रसेन को पढ़ेंगे। चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राव रूड़ा सिंह की। तो लिखिएगा मेरे बच्चों राव रूड़ा सिंह। हम बात करें तो राव रूड़ा सिंह तिजारा, राजस्थान के अंदर एक जगह है तिजारा, तिजारा के ये शासक हुआ करते थे।
और तिजारा के शासक राव रूड़ा सिंह ने 1555 ईस्वी में मेरे बच्चों हुमायूं से 1555 के अंदर कौन थे? हुमायूं थे। 1555 ईस्वी में हुमायूं से रेवाड़ी के जंगलों की जागीर प्रदान की थी। जागीर प्रदान प्राप्त की थी। ठीक है, जागीर का मतलब होता है खुश होकर शासक के द्वारा दी जाने वाली जमीन। तो हुमायूं ने बच्चों तिजारा के शासक राव रूड़ा सिंह को खुश होकर 1555 ईस्वी में रेवाड़ी के जंगल सौंपने का काम किया था, और इन्हीं जंगलों को काटकर कुछ गांव राव रूड़ा सिंह ने बसाए थे। और राव रूड़ा सिंह ने अपना जो मुख्यालय स्थापित किया बच्चों, वो रेवाड़ी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, बोलनी। ठीक है, तो मुख्यालय बोलनी गांव रेवाड़ी को बनाया। ठीक है, ये राव रूड़ा सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। राव रूड़ा सिंह के बाद राव मित्रसेन है, दूसरे शासक हुए हैं, लेकिन बड़े बच्चों ज्यादा दिन तक ये नहीं संभाल पाए। तो फिर राव रूड़ा सिंह का जो बेटा है राव राम सिंह, ये क्या बनता है? गद्दी के ऊपर बैठता है, और अहिरवाल क्षेत्र के अंदर बच्चों अपना शासन संभालता है। तो राव रूड़ा सिंह के बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है राव राम सिंह। राव मित्र सेन में कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राव राम सिंह आपको याद रखना है, इसे हम रामोजी बोलते थे। तो राव राम सिंह को रामोजी के नाम से भी बच्चों जाना गया है। हम बात करें तो राव राम सिंह ने बोलनी के अंदर एक किले का निर्माण करवाया था। बोलनी रेवाड़ी में एक किले का क्या करवाया था मेरे बच्चों? निर्माण करवाया था। यदि हम राम सिंह की बात करें तो इसके क्षेत्र में डाकू और लुटेरे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। डाकू और लुटेरे बहुत हुआ करते थे, और ये जो थे ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय अहीरवाल शासक थे ये। तो अकबर को भी डाकुओं ने काफी परेशान कर रखा था, और दो बड़े डाकू जो अकबर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उन डाकुओं को अकबर के सामने गिरफ्तार करके ले जाने वाले अहीर शासक राव राम सिंह माने जाते हैं। और इसी से खुश होकर मेरे बच्चों दिल्ली सूबे की रेवाड़ी सरकार का मुखिया अकबर के द्वारा पहली बार राव राम सिंह को नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली सरकार के रेवाड़ी सूबे का फौजदार
अकबर द्वारा मेरे बच्चों इन्हें नियुक्त किया जाता है। अकबर द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राव राम सिंह को रेवाड़ी सूबे का फौजदार किस मुगल शासक ने नियुक्त किया था, तो आप बोलेंगे अकबर ने नियुक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों राव सहबाज सिंह। राव सहबाज सिंह। राव सहबाज सिंह जो थे ये भी बच्चों अहीरवाल शासक हुए। बस ध्यान रखेंगे कि इनकी हत्या जो की गई थी वो प्रसिद्ध डाकू आथी सिंह बड़गुज्जर के द्वारा की गई थी। आथी सिंह बड़गुज्जर के द्वारा इसकी क्या की गई थी, हत्या की गई थी। बस इसकी हत्या ही याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक होंगे वो होंगे राव नंदराम। राव नंदराम अहीर और इन्हीं का भाई है राव मान सिंह। बच्चों दोनों के दोनों भाइयों ने मिलकर आथी सिंह बड़गुज्जर को पहले तो गिरफ्तार करवाया। औरंगजेब भी आथी सिंह बड़गुज्जर और सांवलिया मेव नाम के दो बड़े डाकुओं से काफी परेशान था, और इन दोनों के दोनों डाकू, जिसमें सांवलिया मेव का नाम मैंने लिया और आथी सिंह बड़गुज्जर का नाम लिया, इन दोनों के दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने लेके जाने वाला अहीर जो व्यक्ति हुआ है वो नंदराम अहीर हुआ है। और इन्हीं दोनों के दोनों डाकुओं की गिरफ्तारी से खुश होकर औरंगजेब ने मेरे बच्चों राव नंदराम को अहीरवाल क्षेत्र रेवाड़ी का चौधरी जो है वो नियुक्त करने का काम किया था। तो राव नंदराम अहीर किसके समकालीन हुए हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये औरंगजेब के समकालीन हुए हैं बच्चों। मुगल शासक औरंगजेब के समय। अहीर शासक हुए हैं ये। औरंगजेब के द्वारा मेरे बच्चों नंदराम को रेवाड़ी का चौधरी नियुक्त किया गया, क्योंकि नंदराम ने हाथी सिंह बड़गुज्जर को गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने पेश करने का काम किया था, और इसी से खुश होके रेवाड़ी क्षेत्र जो अहीरवाल क्षेत्र था उसका चौधरी नियुक्त कर दिया, उसकी चौधर सौंपने का काम किया। तो औरंगजेब द्वारा नंदराम को रेवाड़ी का चौधरी के खिताब से मेरे बच्चों नवाजने का काम किया। ठीक है। बात करें तो प्रसिद्ध डाकू हाथी सिंह बड़गुज्जर की हत्या दोनों के दोनों भाइयों ने फिर बाद में आगरा में की, और आगरा में जब हाथी सिंह बड़गुज्जर की हत्या की तो इन्होंने अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया था, क्योंकि नंदराम अहीर के ही पिता रहे हैं राव सहबाज सिंह, जिनकी हत्या प्रसिद्ध
डाकू हाथी सिंह बड़गुज्जर के द्वारा कर दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध डाकू हाथी सिंह बड़गुज्जर। की हत्या आगरा में। बच्चों, राव नंदराम अहीर ने अपनी राजधानी वो बोलनी से रेवाड़ी स्थानांतरित की थी। कौन से गांव से? बोलनी गांव से। रेवाड़ी स्थापित की थी। ठीक है, इसीलिए मेरे बच्चों अहीरवाल साम्राज्य की राजधानी कहा जाता है रेवाड़ी को। अहीरवाल की राजधानी कहा जाता है रेवाड़ी को, और रेवाड़ी को कहा जाता है भारत का इजराइल। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? भारत का इजराइल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नंदराम अहीर के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, तो नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के अंदर नंदराम द्वारा रेवाड़ी में एक तो बच्चों सरोवर बनाया गया जिसका नाम रखा गया नंद सरोवर। और नंद सरोवर का मतलब है नंदराम अहीर का सरोवर। नंद सरोवर और साथ के साथ एक ऐतिहासिक इमारत जिसे हम बोलते हैं रानी की ड्योढ़ी। रानी की ड्योढ़ी का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नंद सरोवर कहाँ है, तब भी आपको बोलना है रेवाड़ी में है। रानी की ड्योढ़ी कहाँ है, तब भी आपको बोलना है रेवाड़ी में। दोनों के दोनों जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक हैं बच्चों, इनका निर्माण किसने करवाया है? सर नंदराम अहीर ने करवाया है। किसने करवाया है? नंदराम अहीर ने। ठीक है, नंदराम अहीर की मृत्यु 1713 के अंदर हो जाती है, और उसके बाद नंदराम अहीर पूरे के पूरे अपने शासन की जो बागडोर है, मरने से पहले ही बच्चों वो सौंप चुके थे अपने बड़े पुत्र बालकिशन को। और 1713 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनका जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ जो पुत्र है बालकिशन, जिसे हम राव बालकिशन के रूप में पढ़ रहे हैं, वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो नंदराम की जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी? 1713 में। कीजिएगा जल्दी से नोट, और उसके बाद हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा मेरे बच्चों, नंदराम के बाद राव बालकिशन को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद कमेंट में मेरे को बताइएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राव बालकिशन को पढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे राव बालकिशन की। नंदराम अहीर का बड़ा बेटा राव बालकिशन, और राव बालकिशन का भाई था राव गुजरमल। ठीक है मेरे बच्चों, राव बालकिशन के बारे में हम बात करें तो राव बालकिशन ने करनाल के युद्ध में साथ देने का काम किया था। किसका? मोहम्मद शाह का। तो ध्यान रखेंगे 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1739 को लड़े गए करनाल के युद्ध में मेरे बच्चों वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होने के बाद इनकी बहादुरी से खुश होकर बच्चों दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के द्वारा, मोहम्मद शाह जिन्हें आप इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, इन्हें राव बहादुर का खिताब, राव बहादुर या शमशेर बहादुर, खिताब दिया गया था बच्चों। ठीक है, जब यहां पर बात हुई है करनाल के युद्ध की, तो करनाल के युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं बीच के अंदर ही। नादिर शाह का आक्रमण, बीच में ही हम बात करेंगे मेरे बच्चों नादिर शाह की, क्योंकि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उसमें दिल्ली की गद्दी पे तो बैठे थे मोहम्मद शाह और अहीरवाल क्षेत्र को संभाल रहे थे राव बालकिशन। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो इस आक्रमण को रोकने के लिए बच्चों मोहम्मद शाह ने अपनी एक बड़ी सेना भेजने का काम किया, और उन्हीं की सेना का साथ देने के लिए रेवाड़ी के अहीरवाल क्षेत्र से आए थे कौन? राव बालकिशन, जो इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी युद्ध को हम इतिहास में करनाल का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं? करनाल का युद्ध। और करनाल का जो युद्ध है ये लड़ा गया था कब? 24 फरवरी 1739 को। 24 फरवरी 1739 को ये जो करनाल का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था एक तो नादिर शाह के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नादिर शाह जो इस युद्ध के अंदर भाग ले रहा है ये कौन से देश का रहने वाला था? मेरे बच्चों ये जो आक्रमणकारी था ये एक ईरानी आक्रमणकारी था, ईरान से ही आया था, और इसके आक्रमण को रोकने का काम कर रही थी कौन सी सेना? मोहम्मद शाह की सेना, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह का जो साथ दिया वो राव बालकिशन ने दिया। और राव बालकिशन ही मेरे बच्चों वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, बताया जाता है कि नादिर शाह ने इस युद्ध के अंदर बहुत जल्दी ही जीत दर्ज कर ली थी। नादिर शाह एक क्रूर शासक बताया गया है, जो भी इसको बीच में रोकने का काम करता था ये गाजर मूलियों की तरह काटता हुआ उसे आगे बढ़ता था। तो ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह की ही इस युद्ध के अंदर क्या होती है? जीत होती है।
जीतने के बाद वो करनाल में कत्लेआम करता है, धन दौलत लूटता है। इसके बाद मेरे बच्चों ये दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाता है ये लाल किले के अंदर, और लाल किले के अंदर घुसकर बच्चों वहां पर रखे हुए सिंहासन, जिसे हम मयूर सिंहासन बोलेंगे, तख्ते ताउस बोलेंगे, और उसी तख्ते ताउस में जड़ा एक हीरा जिसे आज हम कोहिनूर हीरे के रूप में पढ़ते हैं। इन दोनों की दोनों बहुमूल्य भारत की चीजों को यहां से उठाकर अपने देश लेकर जाने वाले शासक का नाम क्या था? नादिर शाही था। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली के लाल किले में दिल्ली के लाल किले में रखे मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसकी आकृति मोर के पंखों के जैसी थी, जिसे हम तख्ते ताउस भी बोल सकते हैं। और इसी तख्ते ताउस में जड़ा गया हीरा कोहिनूर हीरा। लूट कर ले गया था मेरे बच्चों। तो कौन सा युद्ध जिसके बाद नादिर शाह कोहिनूर हीरा लूटकर भारत से लेकर गया था? वो करनाल का युद्ध था, जो 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। ठीक है मेरे बच्चों, राव बालकिशन यहाँ पर क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद राव बालकिशन का जो भाई है छोटा, वो गद्दी के ऊपर बैठता है, जिसका नाम है राव गुज्जरमल। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राव गुजरमल जो है, ये राव बालकिशन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। राव बालकिशन की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर क्या है? बैठा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो मेरे बच्चों, मोहम्मद शाह ने इसके भाई बालकिशन की बहादुरी से खुश होकर, जिन्होंने मोहम्मद शाह के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो मोहम्मद शाह ने खुश होकर इसके छोटे भाई राव गुजरमल को बच्चों अपने राज्य का विस्तार करने की परमिशन दे दी थी, जिसमें हिसार जिले के 52 और नारनौल क्षेत्र के 52 गांव मेरे बच्चों इस अहिरवाल क्षेत्र में जोड़ दिए गए थे। तो मोहम्मद शाह द्वारा राव गुजरमल को हिसार क्षेत्र के 52 और नारनौल क्षेत्र के 52 गांव, क्या है? सौंपे गए थे। बच्चों राव गुजरमल ने ही
गुरावड़ा के किले का निर्माण करवाया। गुरावड़ा गांव है रेवाड़ी जिले के अंदर, और ये अपने हरियाणा का पहला डिजिटल गांव भी है गुरावड़ा। तो गुरावड़ा का किला और गोकलगढ़ का किला। ये किले का जो निर्माण है, बच्चों वो राव गुजरमल के द्वारा ही करवाया गया था। हम बात करें तो इन्होंने गोकुल मुद्रा का भी गोकुल सिक्के या गोकुल मुद्रा का भी प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, तो गोकुल सिक्के का प्रचलन है शुरू करने वाला भी अहीर शासक कौन हुआ है? गुजरमल हुआ है। बात करें तो रेवाड़ी जिले में कुछ गांव भी बसाए, जिसमें रेवाड़ी जिले के जैतपुर, श्रीनगर। श्रीनगर एक तो जम्मू कश्मीर में है, एक श्रीनगर गांव है मेरे बच्चों रेवाड़ी जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? रेवाड़ी जिले के अंदर ये गांव है जिसका नाम है श्रीनगर। और रामगढ़। गांव की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। गांव की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, राव गुजरमल के बाद इनका जो बेटा है राव भवानी सिंह, वो गद्दी पे बैठता है। राव भवानी सिंह नकारा साबित होता है, यानी कि अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाता, अयोग्य साबित होता है। और राव भवानी सिंह की हत्या जो है वो उन्हीं के एक सरदार जिसका नाम है हीरा सिंह, उसके द्वारा कर दी गई थी। तो राव भवानी सिंह जो है ये एक अयोग्य शासक साबित होता है। और इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट। राव भवानी सिंह तक हम पढ़ चुके हैं। राव भवानी सिंह के बाद अगला जो राजा आता है मेरे बच्चों, वो आता है राजा हीरा सिंह। राजा हीरा सिंह भी अयोग्य साबित होता है, और राजा हीरा सिंह का जो सारा का सारा क्षेत्र है वो एक प्रसिद्ध व्यापारी जोकी राम के द्वारा मेरे बच्चों हड़प लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे
इनका साम्राज्य प्रसिद्ध व्यापारी जोकीराम द्वारा हथिया लिया गया। बच्चों, जब जोकीराम ने राजा हीरा सिंह का सारा क्षेत्र हथिया लिया था, तो जोकीराम के समय ही दिल्ली के एक बागी सरदार नजफ कुली खां के द्वारा गोकलगढ़ के किले के ऊपर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसी के समय मतलब जोकीराम जो है अब दिल्ली जोकीराम जो है वो रेवाड़ी की गद्दी पे बैठ चुका है, और जोकीराम के समय ही दिल्ली का एक बागी सरदार नजफ कुली दान नजफ कुली खां के द्वारा बच्चों गोकलगढ़ के किले के पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। बच्चों, इस किले को छुड़ाने के लिए शाह आलम, दिल्ली शासक शाह आलम द्वारा बेगम समरू से बच्चों सहायता मांगी जाती है। बेगम समरू एक बेगम हुई जो किराए की सेना चलाया करती थी। सैम्ब्रो की पत्नी थी। सैम्ब्रो की पत्नी होने के कारण इसे बेगम समरू के नाम से जाना गया है। तो दिल्ली शासक शाह आलम द्वारा बेगम समरू की सहायता किले से नजफ कुली को बाहर निकालने के लिए मांगी गई। बेगम समरू ने मेरे बच्चों जोरस थॉमस, जो उसका एक योग्य सैनिक था, उसके नेतृत्व में सेना भेजने का काम किया। बेगम समरू के द्वारा जोरस थॉमस के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। और मेरे बच्चों फिर 1788 के अंदर इस किले को छुड़ाने के लिए एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बाड़ावास का युद्ध। रेवाड़ी के अंदर जगह है बाड़ावास, और 1788 के अंदर जो ये युद्ध हुआ, बाड़ावास का युद्ध, ये मेरे बच्चों हुआ था नजफ कुली खां, जो एक बागी सरदार था, दिल्ली के शासक की सेना से निकला हुआ जो था, वर्सेस शाह आलम। अब सेना तो शाह आलम की ही मानी जाएगी। शाह आलम के साथ साथ बेगम समरू, क्योंकि इसकी सेना भी मेरे बच्चों किले के ऊपर दावा बोल रही थी। और बेगम समरू का जो विश्वसनीय था जोरस थॉमस,
वो भी लड़ाई लड़ रहा था। तो नजफ कुली खां की हार होती है और बेगम समरू के साथ इसको समझौता करना पड़ता है, और समझौते के मुताबिक जो किला था गोकलगढ़ का किला, उसके ऊपर मेरे बच्चों अधिकार जमा लेता है कौन? शाह आलम। जो जोकिया की मैं बात कर रहा था, जिसे जोकीराम हमने बोला था, तो जोकीराम एक क्रूर व्यापारी था। आम जो जनता थी रेवाड़ी के अहिरवाल क्षेत्र की, वो सारी की सारी जनता जोकीराम से परेशान आ चुकी थी। और जोकीराम से जब परेशान आ चुकी थी, तो उन दिनों रेवाड़ी के अंदर एक शासक आए हुए थे तिजारा के ही, जिसका नाम है राव तेज सिंह। तो राव तेज सिंह के द्वारा मेरे बच्चों जोकीराम की हत्या कर दी जाती है, और खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाता है कौन? राव तेज सिंह। तो राव तेज सिंह जो है, ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध व्यापारी जोकीराम की हत्या करके रेवाड़ी की गद्दी पे बैठा था। हत्या करके यह रेवाड़ी की गद्दी पर बैठा था। बच्चों, राव तेज सिंह ने रेवाड़ी के अंदर एक तालाब का निर्माण करवाया। और उसी तालाब को हम राव तेज सिंह का तालाब बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है, तो आपको बोलना है कि सर, राव तेज सिंह का जो तालाब है वो रेवाड़ी के अंदर है। तो रेवाड़ी के अंदर राव तेज सिंह ने क्या बनवाया था? एक तालाब बनवाया था। ठीक है, एक तालाब बनवाया था। बच्चों, जब राव तेज सिंह गद्दी पे बैठे हुए थे, तो राव तेज सिंह के समय ही हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार करने का काम किया था। तो राव तेज सिंह के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों में मेरे बच्चों कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या कर लिया जाता है? अहिरवाल क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, राव तेज सिंह के जो तीन पुत्र थे, राव तेज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1823 में। और राव तेज सिंह के जो तीन पुत्र थे बच्चों, जिसमें से एक का नाम था नाथू सिंह, एक का नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के कोई संतान नहीं थी। और जवाहर सिंह के बाद है पूरन सिंह। मेरे बच्चों, पूरन सिंह के संतान जो थी, उसी को हम राव तुलाराम के रूप में पढ़ेंगे अगली क्लास में।
तो राव तुलाराम जो 1857 की क्रांति में सबसे बड़े योद्धा होंगे अपने हरियाणा से, वो इसी पूरण सिंह के बेटे होंगे। और पूरण सिंह बेटा था राव तेज सिंह का, तो तुलाराम के जो दादा हुए हैं वो राव तेज सिंह हुए हैं। आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में मेरे बच्चों ये हमारा कंप्लीट होगा सेक्शन। उसके बाद अगला जो पार्ट है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे मराठा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज जो हैं वो 1803 के अंदर अपने हरियाणा के ऊपर अधिकार करेंगे, तो अंग्रेजों के अधिकार के बारे में बात करेंगे। और जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो हर वर्ग को उन्होंने परेशान किया, और उन वर्गों में हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो वर्ग था अपने हरियाणा क्षेत्र के अंदर देसी रियासतें, तो उन देसी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने का काम किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए देसी रियासतों के विद्रोह के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे, और 1857 की क्रांति के साथ ही हमारा हिस्ट्री सेक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। और बहुत डीपली मैं आप लोगों को हरियाणा हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जो पेपर देके आने वाले हो वहां 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देंगे। आप सभी को पता है पूरे हरियाणा के अंदर सेंटर बना दिए गए हैं, और फिर भी सेंटर कम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 12 लाख बच्चे जिस पेपर में बैठेंगे वो पेपर कितना बड़ा होगा, वो कंपटीशन कितना बड़ा होगा, तुम खुद आइडिया लगा सकते हो। और इतने बड़े कंपटीशन के अंदर यदि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपका बेहतरीन कंटेंट से ही आएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को, ढेर सारा प्यार। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ। थैंक यू।